नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की जांच अवधि बढ़ाते हुए उसे 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एसआईटी ने मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। सरकार का कहना है कि जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले के बाद अब मामले की जांच और अधिक व्यापक स्तर पर आगे बढ़ेगी। राम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। जांच टीम का मानना था कि मामले के कई पहलुओं की अभी विस्तृत पड़ताल बाकी है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी। अब एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जांच में किसी भी तथ्य को नजरअंदाज न किया जाए और सभी संबंधित पक्षों की भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुख तीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर और रामपुर में लागू किए गए खाद्य वितरण के पायलट प्रोजेक्ट का विरोध तेज हो गया है। सीतापुर में सैकड़ों फुटकर खाद्य विक्रेता सरकार की नई व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि नई खाद्य वितरण प्रणाली से उनका कारोबार प्रभावित होगा और उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। सीतापुर के भरत पैलेस में खुदरा वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले फुटकर खाद्य विक्रेताओं की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। महापंचायत के बाद व्यापारी अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम जनार्दन और सीओ सिटी कपूर कुमार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। काफी देर तक चली वार्ता और समझाइश के बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से मुलाकात की अनुमति दी गई। व्यापारियों का कहना है कि पहले भी कई बार जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेज चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि सरकार की नई व्यवस्था फुटकर खाद्य विक्रेताओं के हितों के खिलाफ है, इसलिए अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, अभी जो उर्वरक विक्रेताओं की जो खुदरा व्यापारी हैं, इनकी एसोसिएशन की आज एक महापंचायत थी, जो एक नई व्यवस्था अपने जनपद में आई है, जिसमें ऑनलाइन एक ऐप है फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल। इसके माध्यम से उर्वरकों की बिक्री हो रही है। इसमें इन लोगों को समस्याएं आ रही थी, तो उसके संदर्भ में इन लोगों ने एक बैठक बुलाई थी। इसके साथ साथ इनका एक ये भी इशू था कि इनको किराए में जो फर्टिलाइजर पहुंच रहा है उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो इनकी जो भी समस्याएं थी वो इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया वो हम लोगों ने ले लिया है। तो उसमें हम इनका 1-2 दिन लगेगा, हम जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करके इनको बता देंगे। व्यापारियों की समस्या कब तक सॉल्व हो जाएंगी? जो इस जनपद स्तर से सॉल्व होने वाली है वो तो आज ही हो जाएंगी, और जो इससे ऊपर की जो भी समस्याएं हैं वो हम लोग भेज के उनको सॉल्व कराएंगे।
साथ बेचने में इन लोगों को काफी परेशानी आ रही है। पायलट प्रोजेक्ट जो जी। रामपुर और सीतापुर के लिए लागू किया गया है, उसमें इन लोगों को काफी परेशानी है। देखिए, ये स्कीम जो आई है किसान हित के लिए बड़ी अच्छी स्कीम है, किसान भाइयों के लिए। और कोई भी जब नई स्कीम आती है तो शुरू में जो पायलट प्रोजेक्ट आता है तो समस्याएं होती हैं। जैसे जैसे ये लोग समस्याएं आ रही हैं, हम जो कृषि विभाग है और जिला प्रशासन की तरफ से उन समस्याओं का हम लोग समाधान करा रहे हैं। और जो भी चीजें होंगी, मैं समझता हूँ 10-12 दिन में सब जो भी दिक्कतें आ रही हैं सब सॉल्व हो जाएंगे और हमारे व्यापारियों को, किसान भाइयों को इसमें कोई समस्या नहीं होगी और निर्बाध रूप से किसानों को उर्वरक मिलेगा और किसान इनको खुदरा व्यापारियों को जो दिक्कतें आ रही थी वो सारी दूर हो जाएंगी। वहीं रामपुर में डंपर चालक की गोली मारकर हत्या की खबर निकलकर सामने आई है। रामपुर जिले के पटवाई थाना क्षेत्र में डंपर चालक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उपचार के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। घटना पटवाई थाना क्षेत्र के शाहबाद रोड स्थित चंडिका गाँव के पास एक ढाबे की है। मृतक चंचल कुमार डंपर चालक था और इसी काम से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बताया जा रहा है कि वो ढाबे पर मौजूद था, तभी कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और आरोपियों ने चंचल कुमार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने 3 नामजद समेत कुछ अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी योगेश पुत्र हृदयलाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटवाई थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी योगेश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका उपचार कराया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। वहीं कानपुर कमिश्नरेट की स्वाट टीम ने नकली प्रीमियम सिगरेट के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए बेची जा रही नकली गोल्ड फ्लेक सिगरेट की करीब 6000 डिब्बियां बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इस मामले में अंतरिक्ष पांडे और अभिनव पांडे को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नकली ब्रांडेड सिगरेट तैयार कर या उसकी बिक्री कर उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे थे, जिससे ब्रांड मालिक को भी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है, साथ ही इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। आज किस चीज को लेकर पीसी है? देखिए, हमारी स्वाट टीम ने, जिसके इंचार्ज मनीष यादव हैं, इन्होंने एक अच्छा गुडवर्क किया है। जो गोल्ड फ्लेक प्रीमियम सिगरेट होती है, जिसकी यहाँ पे कॉपी होती थी और इसकी जो कॉपीराइट था उसके उल्लंघन था, तो नोएडा से कंप्लेन आई थी हम लोग के पास दिल्ली से। उस आधार पर जब इन्होंने रेड किया तो लगभग 8 लाख के आसपास की सिगरेट बरामद हुई है और इसमें 2 एक्यूज पकड़े गए हैं। एक अंतरिक्ष है पांडे, दूसरा अभिनव पांडे। ये दोनों लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं और पूरी टीम जो है इसको पकड़ के लाई है। इस पर 25,000 रुपये का मिलेगा। किस तरह की सिगरेट थी? क्या डुप्लीकेट बनती थी? बेसिकली डुप्लीकेट है और इसको 1/3 रेट पे मिलती है, लगभग 20-25% के रेट पे मिलती है, जिसकी मार्केट वैल्यू पर सिगरेट 12 रुपये है। तो यहाँ पे 2.5-3 रुपये में लाते हैं, फिर इसको मार्केट में मिलते हैं। अच्छा खासा मार्जिन इस पे लेते हैं और फिर इसको प्रॉफिट। सर, इसकी सप्लाई कहाँ से होती है? इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें मैं बताया ना, 2 एक्यूज अरेस्ट है। ऑलरेडी 2023 में जेल गया हुआ है। तो ये इस तरीके के काम में लिप्त था। सूचना मिली थी तो हमारी स्वाट इस पर एक्टिव हुई थी। ये कहाँ पकड़े गए? ये जो है हमारा जो थाना अर्बन मोहाल है, ये वहाँ से पकड़े गए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन पार्टी कार्यालय में केक काटकर उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सांसद पुष्पेंद्र सरोज, सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि अखिलेश यादव का असली जन्मदिन अगले वर्ष 2027 में तब मनाया जाएगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच जाने का आह्वान किया। इस दौरान सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने राम मंदिर में चंदा और दान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय तो ले लिया,
लेकिन चंदे में हुई कथित गड़बड़ियों पर कोई जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ट्रस्ट का गठन हुआ और उसी ट्रस्ट के लोगों की नियुक्ति की गई। ऐसे में अगर चंदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार और ट्रस्ट को जवाब देना चाहिए। पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब चंदे में कथित मामले पर मौन है। हालांकि इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी या संबंधित ट्रस्ट की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज यहाँ पे केक काटने का कार्यक्रम था और यहाँ पे खाना खिलाने का भी कार्यक्रम है, लेकिन असली जश्न अगले साल होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस देश के सबसे बड़े नेता उभर करके आएंगे। सर, राम मंदिर के दान पात्र में चोरी हुई है और मुख्य जो मेन है संपत राय अनिल मिश्रा, उनकी ना तो अभी तक गिरफ्तारी हुई है ना उनके FIR में नाम है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राम के नाम पे राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और वो दौर जो देखा होगा आप लोगों ने, जब खुद प्रधानमंत्री जी गए थे उद्घाटन में और वहां पे उन्होंने सारे कैमरा लगा दिए थे उनपे और पूरे देश में चर्चा थी कि भाजपा ने राम मंदिर बना दिया। लेकिन आज जब राम के नाम पे वही चोरी हो गई, वही उनके नाक के नीचे चोरी हो गई, प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, और जो ट्रस्ट बनवाया गया था वो भी प्रधानमंत्री जी ने सदन में उठ करके बोला था कि एक ट्रस्ट बनेगा जो राम मंदिर को चलाएगा। और उसमें जिन मुख्य आरोपी जो आज हैं, जिनको बचाया जा रहा है, जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं, वो वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री को सीधा उनको आंसर करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन उनको नहीं दोषी ठहराया जा रहा है। छोटे लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो दिल्ली जाकर के जिनकी प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो है। मेरी मांग है कि जिन बड़ी बड़ी टीमों को, बड़ी बड़ी एजेंसियों को पार्टी तोड़ने के लिए लगाया जाता है, सांसदों को तोड़ने के लिए लगाया जाता है अन्य प्रदेशों में, वही टीम आकर के यहाँ पे जांच करने का काम करें और दोषियों को सबके सामने रखें, अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में बड़े ही धूमधाम और अनोखे अंदाज में मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 53 पाउंड का केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई। जन्मदिन समारोह को सेवा दिवस के रूप में भी मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, मंडलीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। साथ ही पार्टी कार्यालय पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। समारोह के दौरान जिला कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल रहा। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने केक काटते हुए अखिलेश यादव की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव एक बार फिर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन जन सेवा के माध्यम से मनाना समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। वहीं विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि यह आयोजन साबित करता है कि समाजवादी पार्टी केवल राजनीति नहीं करती, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक राहत और सेवा पहुंचाने का कार्य भी करती है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के नेता, हिंदुस्तान के उदयमान नेता माननीय अखिलेश यादव जी का हम लोग उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि सब उनको आकर के आशीर्वाद दें, स्वस्थ बनाने के लिए, दीर्घायु होने के लिए और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब आशीर्वाद। ऐसे क्रम में हम लोग ब्लड डोनेशन का भी काम किए, अस्पताल में फल वितरण का भी काम किए। ऐसे महान नेता जो हिंदुस्तान की दूसरी नंबर की पार्टी है, उसके नेतृत्व करने वाले हम लोग सारे लोग उनको दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बने। और आगे चल करके मैं लिख के कोई हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने नवीन मंडी पीलीभीत का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा विधायक बाबूराम पासवान भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विवाह स्थल पर बनाए गए पंडाल, वर वधू के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई, बिजली तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक नवविवाहित जोड़े और उनके परिजनों का सम्मान और सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों का कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, समाज कल्याण विभाग का खास तौर से, बाकी हमारे विकास विभाग के अधिकारी, हमारे जिला प्रशासन के सभी हमारे अधिकारी, उन सबका और पुलिस के कर्मचारियों का, अधिकारियों का बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। बस ये देख लीजिएगा कि बहुत तेज़ी में हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में है, भोजन पर्याप्त मात्रा में है। बस सभ्यता के साथ और पूरे लाइन लगा करके अपना सामान लीजिए। अधिकारियों का कि उन्होंने। वहीं तहसील पूरनपुर में बुधवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के नेतृत्व में सिख समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश जताते हुए पुतला दहन भी किया। सिख संगत ने ज्ञापन के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के नेता आशीष नेगी के कथित बयान की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ज्ञापन में कहा गया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऑपरेशन ब्लू स्टार और गढ़वाल राइफल्स का कथित रूप से उल्लेख करते हुए दिया गया बयान सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। साथ ही इससे भारतीय सेना की निष्पक्ष और सम्मानित छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिख समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह के कथित बयान सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा भविष्य में समाज को बांटने वाले ऐसे बयानों पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग प्रशासन के समक्ष रखी। जानते होंगे आशीष नेगी जो यूकेडी के मेंबर हैं उत्तराखंड के, और उन्होंने बहुत ही भद्दी शब्दावली सिख समाज के लिए यूज़ की गई है। उससे बहुत ही सिखों का मन आहत हुआ है। सब जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा रही हैं, क्योंकि अगर कोई एक इंसान गलती करता तो पूरे धर्म को या पूरे समाज को उसमें लपेटना बहुत बड़ी गलती होती है। उस एक इंसान की गलती की वजह से अगर आप सारे समाज को ही दोषी ठहराते हैं तो बहुत गलत भावना होती है। उन्होंने उत्तराखंड और पंजाब को ही आपस में टकराव के बीच ले आए, जबकि पंजाबी अगर कोई गलती करता तो उसके लिए कानून है, अगर कोई पहाड़ी गलती करता तो उसके लिए भी कानून है। कानून अपना काम करता है, उसको उसमें हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई है तो बयान भी उसी तरीके से दीजिए। ये नहीं कि सारे सिखों को आप गलत बता रहे हैं और सारे सिखों के खिलाफ बोल रहे हैं। कल हम लोगों ने हमारे 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी का जन्मदिन मनाया। वो उन्हीं 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी ने पहाड़ी राजाओं 52 पहाड़ी राजाओं को जहांगीर के किले से जो पिलरों के साथ बंधे हुए थे उनको आज़ाद करवाया था। वो उसमें पौड़ी, गढ़वाल सबके राजा थे और उन सबको जहांगीर ने कैद किया था ग्वालियर में, और उनको छुड़वाने में हमारे गुरुओं ने सहयोग किया। हम तो हमेशा ही सर्वत के भले की अरदास करते हैं और सबके भले के लिए ही कामना करते हैं। वहीं अमेठी कोतवाली क्षेत्र के रणवीर नगर में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत के पास झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती का शव घर से कुछ दूरी पर खेत के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि मृतका के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत की वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले की बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नवादा गांव में अवैध मिट्टी खनन को लेकर ग्रामीणों और ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं और विरोध करने पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। बताया गया कि मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली का ग्रामीणों ने विरोध किया तो ट्रैक्टर चालक उनसे उलझ गए। स्थिति बिगड़ने पर ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उन्होंने बिसौली कोतवाली पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत भी दी। ग्रामीणों का आरोप है कि लिखित शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण खनन माफियाओं के हौसले और बढ़ गए हैं और क्षेत्र में अवैध खनन लगातार जारी है। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वहीं पुलिस की ओर से इस प्रकरण पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अगर शिकायत के आधार पर जाँच चल रही है या कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन मंगलवार को सपा जिला कार्यालय में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव ने की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने 53 किलोग्राम के लड्डू केक की कटिंग कर अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की जिला कार्यालय परिसर में स्थापित प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फल वितरित किए गए और छायादार एवं फलदार पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व की सराहना की और उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा और उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 28 वर्षीय युवक की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। मृतक के पिता के अनुसार उनका बेटा दुर्गेश राय जी चौराहे के पास मजदूरी का काम कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोग उसे काम कराने के बहाने अपने साथ ले गए। आरोप है कि वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। परिजनों का दावा है कि पिटाई इतनी निर्ममता से की गई कि उसकी आंतें तक फट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि उनके बेटे का किसी से कोई विवाद नहीं था और उसने किसी के साथ गाली गलौज भी नहीं की। इसके बावजूद उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद जब वो खैरीघाट थाने के एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में परिजनों के आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। वहीं मोहनलालगंज कस्बे में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार ने जमकर कहर बरपाया। अनियंत्रित कार कई दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को तोड़ते हुए सड़क किनारे घर के बाहर चारपाई पर सो रहे एक मजदूर परिवार को टक्कर मारती हुई निकल गई। हादसे में मजदूर दंपति समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। कार की टक्कर से आसपास खड़ा एक ऑटो और कई ठेलियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। घायल मजदूर दंपति का आरोप है कि कार सवार शराब के नशे में था और तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप की पुष्टि पुलिस जांच और मेडिकल परीक्षण के बाद ही हो सकेगी। वहीं जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में बीती रात आटा चक्की के सामने खड़ी एक अपाचे बाइक अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार कटहटी निवासी हसीब अपने अपाची बाइक अनवर आटा चक्की के सामने खड़ी कर गए थे। इस दौरान अज्ञात चोर बाइक लेकर फरार हो गए। घटना का पता चलने पर पीड़ित ने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें चोरी की पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।